इवोल्यूशन के विभिन्न सिद्धांत पढ़ने के बाद में हम एक बार वापस हमारे चैप्टर की तरफ चलते हैं और सबसे पहले जो हम मान्य सिद्धांत है उसकी हम बात कर रहे हैं लामार्क, जिसको हम जानते हैं लेमार्कवाद के नाम से हम इसको जानते हैं। ये पहला सिद्धांत था जो सिद्धांत ये बताता है कि इस पृथ्वी पर जो जीवन है वो जीवन कैसा है, परिवर्तनीय है, उसके अंदर परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लेमार्कवाद के अंदर हम बात करते हैं। तो लेमार्कवाद में हम बात करें कि लेमार्कवाद जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क के द्वारा दिया गया है। जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है और इस सिद्धांत लेमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। और लेमार्क ने इस सिद्धांत का जो प्रकाशन है वो अपनी किताब के अंदर करवाया, फिलोसफी जूलॉजी के अंदर। फिलोसॉफी जूलॉजी बुक्स के अंदर इसका प्रकाशन करवाया। इस बुक्स का जो पब्लिकेशन हुआ 1800। तो सबसे पहले लेमार्कवाद जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। यह जैव विकास का प्रथम सिद्धांत है जो ये कहता है कि इस पृथ्वी पर जो जीवन है वो क्या है, परिवर्तनीय, उसमें परिवर्तन होता है। इससे पहले कि हम सिद्धांतों की सृष्टिवाद में बात कर रहे थे वो कहते थे कि जीवन वो क्या है, परिवर्तन। लेकिन ये पहला प्रायोगिक रूप से बता रहा है कि इस पृथ्वी पर जो जीवन वो कैसा है, आपका परिवर्तन है। और इस सिद्धांत को उन्होंने अपनी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजी के अंदर प्रकाशित करवाया। इनका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत जाना जाता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के नाम से भी सिद्धांत को हम जानते हैं। इसके अलावा इस सिद्धांत को दूसरे नाम से भी जानते हैं, अंगों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता का सिद्धांत भी हम इसको जानते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि इस लेमार्कवाद की क्या क्या मुख्य अवधारणाएं हैं, क्या क्या मुख्य अवधारणाएं हैं इस लेमार्कवाद। तो हम बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लेमार्किज्म। क्या क्या इसकी मुख्य अवधारणाएं हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल वाइटल फोर्सेस, आंतरिक जैवबल। दूसरी हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स। थर्ड हम बात करेंगे इसमें यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जो मुख्य अवधारणाएं लेमार्कवाद की हम बात करें, लेमार्कवाद जो है इन चार अवधारणाओं पर आधारित है, इन चार कॉन्सेप्ट पर आपके आधारित है। सबसे पहले हम बात करें इंटरनल वाइटल फोर्सेस, आंतरिक जैवबल। और आंतरिक जैवबल अवधारणा में कहा गया है कि सभी जीवों में कुछ आंतरिक जैवबल उपस्थित होता है, सभी जीवों में कुछ आंतरिक जैवबल उपस्थित होता है और इन्हीं आंतरिक जैवबलों के कारण जीव अपने आकार में
करने की क्षमता रखता है या उसके वृद्धि करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है? इंटरनल वाइटल फोर्सेस, आंतरिक जैव बल। और आंतरिक जैव बल अवधारणा यह कहती है कि प्रत्येक जीव के अंदर एक कुछ ऐसा बल उपस्थित होता है जिसको आंतरिक जैव बल कहते हैं। और इस आंतरिक जैव बल के होने के कारण प्रत्येक जीव अपने अंगों में और अपने आकार में वृद्धि करने की प्रवृत्ति को रखता है। ये अभिधारणा है आपके इंटरनल वाइटल फोर्स, आंतरिक जैव बल। दूसरी अभिधारणा इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स, कि जीव जिस पर्यावरण में रह रहा है, जिस वातावरण में रह रहा है, उस वातावरण में उस वातावरण का उसके ऊपर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। कि जिस वातावरण में, जिस पर्यावरण में जीव रहता है, उस वातावरण का उसका ऊपर क्या पड़ता है? उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और कुछ नई आवश्यकताएं उसको महसूस होती है। और नई आवश्यकताएं महसूस होती है तो उन्हीं आवश्यकताओं के कारण उसके शरीर के अंदर नए अंगों का निर्माण हो जाता है, नए अंगों का विकास हो जाता है। क्लियर बात? दोबारा बात करता हूं कि जीव जिस वातावरण में, जिस पर्यावरण में रह रहा है, उस पर्यावरण का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जिस परिवर्तित वातावरण में उसको कुछ आवश्यकता महसूस होती है और जो आवश्यकता उसको महसूस होती है, उस आवश्यकता का क्या हो जाता है? उसके शरीर के अंदर विकास हो जाता है। ये है दूसरी अभिधारणा लामार्क की, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अब जीव है अपने अंगों का जितना ज्यादा अधिक उपयोग करता है, वो अंग उतने ही अधिक क्या हो जाते हैं? शक्तिशाली हो जाते हैं, कार्यक्षम हो जाते हैं। और जिन अंगों का वो उपयोग नहीं करता, वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? अनुपयोगी हो जाते हैं, आशित हो जाते हैं और उस जीव के शरीर से क्या हो जाते हैं? वो विलुप्त हो जाते हैं। तो ये अवधारणा क्या कहलाती है? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, अंगों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और जीव ने अपने जीवन काल में जिन लक्षणों का विकास किया है, वो लक्षण क्या होंगे? उसकी आगामी संतति में क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। आगामी संतति के अंदर वो वंशानुगत हो जाएंगे। तो ये चार अभिधारणाएं मुख्य अभिधारणाएं हैं आपकी लामार्क की। अब हम एक एक सिद्धांत की बात करते हैं, एक एक अभिधारणाओं की हम बात करते हैं। अगर हम बात करें कि लामार्कवाद के पक्ष में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो दिए गए हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि लामार्कवाद क्या है? कुछ हद तक सही है, हमें लगता है। सबसे प्रसिद्ध जो इसका उदाहरण लामार्क का, वो जिराफ की गर्दन वाला हम पढ़ते आ रहे हैं। जिराफ की गर्दन लामार्क क्या बताता है कि पहले पृथ्वी के ऊपर क्या था कि जो जिराफ था, वो जिराफ की जो अगली टांगे थी, उसकी गर्दन क्या थी? वो सामान्य थी, बड़ी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय का जो वातावरण था, उस समय घास भूमि इस पृथ्वी पर खूब थी, घास स्थल खूब थे, तो आसानी से जिराफ को क्या मिल जाता था? अपना भोजन मिल जाता था। लेकिन धीरे धीरे वातावरण बदला, जलवायु बदली और घास स्थल क्या हो गए? कम हो गए। और घासों का जो जगह थी, वो घासों की जगह अब किसने ले ली? छोटी छोटी झाड़ियों ने ले ली। तो अब जिराफ को क्या करना पड़ा? अब जिराफ को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अपनी अगली टांगों का और गर्दन का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा, उसका ज्यादा उपयोग करना पड़ा। तो धीरे धीरे उसकी अगली टांगे और उसकी जो गर्दन थी वो क्या हो गई? लंबी हो गई। और ये गुण उसकी अगली संतति के अंदर भी चला गया। धीरे धीरे कई वर्षों पश्चात फिर वातावरण बदला और वातावरण बदलने के बाद में अब झाड़ियां भी क्या हो गई? खत्म हो गई। और अब झाड़ियों की जगह ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने ले ली। अब ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने ले ली तो ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को भक्षण करने के लिए, उनको भोजन करने के लिए, उनको खाने के लिए जिराफ ने अपनी अगली टांगों और गर्दन का और ज्यादा इस्तेमाल किया, उनको और ज्यादा खींचना शुरू किया।
फलस्वरूप जिराफ की जो अगली टांगे थी और गर्दन थी वो और भी क्या हो गई, ज्यादा लंबी हो गई। और ये अगली लंबी टांगों का और लंबी गर्दन का गुण था वो उनकी संततियों के अंदर पहुंच गया, और जो अब होने वाली जिराफ की जो संततियां थी वो क्या थी, उनकी जो टांगे थी अगली वाली वो लंबी थी और उसकी गर्दन भी क्या थी, लंबी थी। तो ये किसके द्वारा बताया गया, आपके लामार्क के द्वारा बताया गया। अब जब हम डार्विनवाद पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम वापस तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि क्या थी स्थिति जिराफ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जो जलीय पक्षी है। जलीय पक्षियों की कभी आप अंगुलियां देखना, उनका पांव देखना, उन अंगुलियों के बीच में क्या होता है, जाल का निर्माण हो जाता है, और उस जाल के कारण आसानी से क्या होता है, जल के अंदर तैरते रहते हैं। तो ये भी किसके कारण है, आपके लामार्क के पक्ष के अंदर उदाहरण है कि पहले पक्षियों के अंदर ये जालपाद का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन जैसे पक्षी जल में आके रहने लगे तो जल में आके रहने लगे तो ये नई आवश्यकता महसूस हुई, और नई आवश्यकता के फलस्वरूप उसके पांव के बीच में क्या हो गया, इस जाल का विकास हो गया। तीसरा उदाहरण है सांपों में पैरों का विलुप्त। ये बताते हैं कि पहले जो सांप थे उनमें क्या हुआ करते थे, पांव हुआ करते थे। कुछ हद तक ये सही भी प्रतीत होता है कि जब हम अजगर की बात करते हैं तो अजगर के अंदर श्रोणी मेखला के अवशेष पाए जाते हैं। तो ये माना जाता है कि पहले सांपों के पांव रहा करते थे, लेकिन सांपों का स्वभाव धीरे धीरे क्या हो गया कि उनका जो भोजन था, पहले तो उन्हें क्या था, ये मान के चले कि भोजन उनको स्थल पर आसानी से मिल जाता था तो वो दौड़कर उनका भक्षण कर लिया करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो उनके भोजन वाले जीव थे वो कहाँ रहने लगे, आपके बिल के अंदर रहने लगे। तो अब उनको बिल के अंदर रेंग कर जाना पड़ा, मतलब उनको पाँव की आवश्यकता क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई। तो पाँव क्या हो गए, इस वजह से धीरे धीरे विलुप्त हो गए। तो वर्तमान में सांपों के पाँव नहीं मिलते, या प्राचीन काल में मिलते थे। लामार्कवाद के अनुसार हम बात कर रहे हैं। और भी हम बात करें कि हिरण है, हिरण में के जो पैर होते हैं वो मजबूत होते हैं, और उनका जो धारा रेखित शरीर होता है वो उसको क्या करता है, तेज दौड़ने में सहायता करता है। कि जैसा वातावरण था, वातावरण में क्या था कि शिकारी ज्यादा हो गए तो उसको उनसे बचना है, उससे बचना है तो उनके पाँव क्या हो गए, मजबूत हो गए, ताकि वो तेज दौड़ सके, उनसे बचाव कर सके अपना। और उसका जो शरीर था वो भी कैसा हो गया, धारा रेखी हो गया, ताकि वो अपने शिकारी से बच सके। इसके अलावा मांसाहारियों में क्या होते, पैने नखरयुक्त पंजों का विकास, ये सभी क्या है, लामार्कवाद के पक्ष में कुछ उदाहरण है। अगर हम इसकी आलोचना करें तो प्रथम अवधारणा क्या कहती है कि जीवों के अंदर कुछ आंतरिक जीवन मौजूद होता है जिसकी वजह से उनके शरीर में हमेशा वृद्धि करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब कि हमेशा वो वृद्धि करेंगे। लेकिन अगर हम आज देखें, पेड़ों के अंदर देखें तो एंजियोस्पर्म के अंदर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म में आपके बड़े बड़े वृक्ष भी हैं, लेकिन वहां पर क्या मिलती है, आपकी घास भी मिलती है। जिसे एंजियोस्पर्म में जो वृक्ष हैं बड़े बड़े वो क्या है, प्रिमिटिव आदिम है, और घासें क्या है, वो उनसे बात की है। तो इसके अनुसार तो क्या होना चाहिए था कि बड़े से छोटे का विकास नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आंतरिक जीवबल है, हमेशा क्या होगा, वृद्धि को ही क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। लेकिन वहां पर बड़े वृक्षों से किसका निर्माण हुआ है, घासों का निर्माण हुआ है। तो ये क्या है, उसका अपवाद है। दूसरी हम बात करें कि इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल यूनिट्स की नई आवश्यकता है। मनुष्य कई हजारों वर्षों से, जब से उसका विकास हुआ इस धरती पर, तब से वो पक्षियों को देखकर सोचता है कि काश मैं भी इनकी तरह उड़ जाऊं। ये आवश्यकता है। मनुष्य ने सोचा है कि मैं भी काश पक्षियों की तरह मेरे पंख हो, और पंख लगा के मैं भी पक्षियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ जाऊं। तो क्या आज तक मनुष्यों के पंख लगे हैं? तो आवश्यकता से, यूनिट से कभी भी शरीर के अंदर किसी भी अंग का निर्माण नहीं हो सकता। तो यह विधारणा भी पूरी तरह से क्या है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इस अभिधारणा में कुछ सच्चाई है। कुछ सच्चाई कैसे है, जैसे कि हम बात करें, एक पहलवान है, अपने पूरे जीवन काल के अंदर अपनी मसल्स का क्या करता है, अधिक उपयोग करता है, तो उसकी मसल्स क्या हो जाती है, अधिक दक्ष हो जाती है, उसकी मसल्स क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। लोहार है, वो लगातार काम करता है, तो उसकी जो मांसपेशियां हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, वो भी क्या हो जाती है, आपकी मजबूत हो जाती है। लेकिन कुछ
लगातार 5-6 घंटे रोजाना पढ़ता है, तो लामार के अनुसार क्या होना चाहिए, उसकी आंखें क्या हो जानी चाहिए, अधिक दक्ष हो जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है, उसकी आंखें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। हमारा हृदय जो लगातार 24 घंटे धड़कता है, लगातार उसका काम होता है, लगातार वो सक्रिय रहता है, लेकिन क्या क्या हृदय की संरचना में कुछ बदलाव आया नहीं है। तो ये कुछ अपवाद है यूज एंड डिसीजन ऑफ ऑर्गन्स। कुछ हद तक ये सही प्रतीत होता है, लेकिन कुछ हद तक क्या है, ये गलत भी प्रतीत है। नेक्स्ट हम बात करें कि चौथी अवधारणा पूरी तरह से क्या आपकी गलत है। चौथी अवधारणा क्या पूरी तरह से गलत है। जैसे भी हमने बात किया कि पहलवान ने अपने पूरे जीवन काल में अपनी मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाया, तो क्या ये लक्षण उसकी संतति के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। ये उसके जीवन की मृत्यु के साथ ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसी अभिधारणा को नकारने के लिए एक साइंटिस्ट थे, ऑगस्ट विजमान। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, और सिद्धांत को हम जानते हैं थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। जर्मप्लाज्म जन्म द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। ऑगस्ट विजमान ने क्या किया, चूहों की 22 पीढ़ियों तक लगातार क्या करा, उसने पूंछ को काटा, 22 पीढ़ियों तक लगातार उसकी पूंछ काटा। लेकिन उस 22 पीढ़ियों तक उसको एक भी ऐसा चूहा नहीं मिला जिसकी पूंछ में कुछ परिवर्तन हो, उसकी साइज में कुछ परिवर्तन हो। एक भी चूहा ऐसा नहीं मिला जब उसके पूंछ नहीं, जिसके पूंछ अनुपस्थित हो या उसकी पूंछ की लंबाई में कोई परिवर्तन है। तो इस ऑगस्ट विजमान ने कहा कि जंतु के शरीर के अंदर 2 तरह के द्रव मौजूद होते हैं। एक द्रव होता है जो उसके कायिक नाम में होता है, और उसको उसने नाम दिया सोमेटोप्लाज्म, कायिक द्रव्य। और एक होता है जो उसके जरन द्रव्य में मौजूद होता है, उसको उसने नाम दिया जरनप्लाज्म। ये सोमेटोप्लाज्म जंतु की मृत्यु के साथ ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन जर्मप्लाज्म अगली पीढ़ियों के अंदर जाता है। अगर इस सोमेटोप्लाज्म में कोई परिवर्तन हुआ है तो वो उस जंतु की मृत्यु के साथ ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मतलब इस सोमेटोप्लाज्म की कभी भी वंशानुगति आगामी संततियों में नहीं होती। लेकिन अगर इस जर्मप्लाज्म में कोई परिवर्तन हुआ है तो आवश्यक रूप से उसके आगामी पीढ़ियों में स्थानांतरित होगा। मतलब इस जर्मप्लाज्म की क्या होगी, वंशानुगति। इसे भी हमने बात की कि लोहार ने अपनी मांसपेशियों का विकास किया, उसने अपनी मांसपेशियां सुदृढ़ की, उसने परिवर्तन किसने किया, अपने सोमेटोप्लाज्म में किया। और सोमेटोप्लाज्म ने बात की कभी भी आगामी पीढ़ियों में नहीं जाता। हमने बात की कि किसी भी व्यक्ति का किसी दुर्घटना के अंदर पैर कट गया, उसका हाथ कट गया, उसकी आंख क्षतिग्रस्त हो गई, तो क्या उसकी होने वाली संतति बिना हाथ बिना पांव या क्षतिग्रस्त आंखों वाली होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो परिवर्तन हुआ है किसमें हुआ, उसके सोमेटोप्लाज्म में हुआ है, और सोमेटोप्लाज्म में होने वाला परिवर्तन कभी भी वंशानुगत नहीं होता। लेकिन अगर जर्मप्लाज्म में कोई परिवर्तन होता, वो क्या होता, वंशानुगत। तो ये सिद्धांत इसका था, आपका ऑगस्ट विजमान का सिद्धांत था। नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आए, वो साइंटिस्ट थे आपके पाइने। कौन थे? पाइने। पाइने ने क्या किया, ड्रोसोफिला, जिसको हम फल मक्खी कहते हैं, इस ड्रोसोफिला को 69 जनरेशन तक कहां रखा, अंधेरे में रखा। इस पाइने ने ड्रोसोफिला फल मक्खी को 69 जनरेशन तक अंधेरे में रखा। लेकिन अंधेरे में रखने के बाद भी इन 69 जनरेशन में उनकी आंखों की साइज में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसकी दृष्टि के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। इसी तरह से अगर हम बात करें कि हम भारतीयों के अंदर जो लड़कियां होती हैं, उनके नाक और कान छिदवाए जाते हैं, और कई सदियों से ये परंपराएं चली आ रही है कि कानों के अंदर और नाकों के अंदर आभूषण पहनने का रिवाज है लड़कियों में, तो इस कारण उनके कान और नाक छिदवाए जाते हैं। लेकिन आज तक भी कोई ऐसी लड़की पैदा नहीं हुई जिसके जन्मजात आंख, ये नाक और कान क्या हो, छिदे हुए। इस तरह चाइना के अंदर उदाहरण दिया जाता है, चाइना के अंदर जो छोटे पांव होते हैं लड़कियों के, वो सुंदरता के द्योतक माने
छोटी लड़कियों को होते हैं वहां पर आपके लोहे के जूते पहना दिए जाते हैं ताकि उनके पाँव की जो साइज है वो नहीं बढ़े। लेकिन आज तक भी कोई भी चाइनीज लड़की ऐसी जन्मजात पैदा नहीं हुई कि उसकी पाँव की जो साइज थी वो सामान्य से छोटी हो। तो ये सभी क्या है, इसके अपवाद है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, इस लामार्कवाद की जो कमियां थी या इस लामार्कवाद के समर्थन के अंदर कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्रयोग किए और उस प्रयोगों को किस नाम से जानते हैं, नियो लामार्किज्म के नाम से जानते हैं, नियो लामार्किज्म। तो ये सब किसके द्वारा किया गया था, पेकार्ड नियो लामार्किज्म, नव लेमार्क। तो